नाम है अभिषेक और मैं आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा क्लास 10 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आईसीएसई बोर्ड में ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और मैंने इस वीडियो में इस चैप्टर के एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में डील किया है, तो हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ा लंबा जाए, तो प्लीज़ आप लोग को अगर फुल कॉन्सेप्ट समझना है तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। और मैंने सेलिना कॉन्साइज मैथमेटिक्स बुक से इस चैप्टर का सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया है, एक एक सम को फुल डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आप कोई और बुक फॉलो करते हैं जैसे एमएल अग्रवाल या कोई और बुक, तो आप उससे भी कर सकते हैं बिकॉज कॉन्सेप्ट्स आर ऑल सेम। और अगर आपको किसी दूसरे बुक के किसी भी सम में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, या फिर आप लोग चाहो तो टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले डिस्कस करना चाहूँगा कि ये रेशियो वर्ड क्या होता है। तो चलिए हम लोग रेशियो को समझते हैं। तो रेशियो का मतलब होता है कंपैरिजन। रेशियो का क्या मतलब होता है? कंपैरिजन। अब रेशियो किस चीज का कंपैरिजन है? तो कोई दो सिमिलर क्वांटिटीज के बीच का कंपैरिजन है। सिमिलर क्वांटिटीज से मेरा मतलब क्या है? जैसे कि 10 एप्पल्स और 20 एप्पल्स। मान लो एक इंसान के पास 10 एप्पल है, एक इंसान के पास 20 एप्पल है, तो दोनों के बीच के एप्पल का कंपैरिजन कितना हुआ? तो 10:20। यानी कि अब इसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाएं तो दोनों तरफ 10 से डिवाइड जा सकता है, तो ये बन जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म में 1:2। तो यानी एप्पल्स के बीच का रेशियो हो गया 1:2। अगर मैं अब आपसे पूछूं कि 10 एप्पल्स और 20 बुक्स के बीच का रेशियो क्या हुआ, तो 10 एप्पल्स और 20 बुक्स के बीच का रेशियो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एप्पल एक अलग क्वांटिटी है, बुक एक अलग क्वांटिटी है। तो आप एप्पल्स का अगर कंपैरिजन करोगे तो एप्पल के साथ ही करना होगा, मतलब सिमिलर क्वांटिटीज के बीच का ही हम रेशियो निकाल सकते हैं। तो फिलहाल हम इतना समझे कि रेशियो का मतलब होता है कंपैरिजन, और वो भी सिमिलर क्वांटिटीज के बीच का कंपैरिजन। ठीक है, तो थोड़ा सा इसे मैं इरेज कर देता हूं। अगर आप देखो तो बोल सकते हैं जैसे कि एक फ्रेंड है ए, दो फ्रेंड है ए और बी। ए के पास ₹500 है, बी के पास ₹800 है। तो दोनों का पास क्वांटिटी क्या है? मनी। दोनों सिमिलर क्वांटिटीज है और दोनों के बीच का हम लोग कंपैरिजन निकाल सकते हैं। तो 500 और 800 के बीच का कंपैरिजन निकालो अब, यानी दोनों तरफ सिमिलर, जो अगर डिवाइड जा रहा है सिमिलर चीज से तो कर दो, तो ये आराम से 100 से जा रहा है तो डिवाइड हो गया, तो 5:8 आ गया। तो बस यही बन गया रेशियो। तो ये तो बहुत सिंपल। अब हम लोग रेशियो के कुछ प्रॉपर्टीज को देखते हैं। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी 1। वो कुछ इस तरह से है कि अगर रेशियो को सिमिलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई या सिमिलर क्वांटिटी से डिवाइड किया जाता है तो रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ता, रेशियो वही का वही रहता है। मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, दो क्वांटिटीज के बीच का रेशियो है 5:7। समझ लो मेरे पास 50 चॉकलेट्स थे, मेरे फ्रेंड के पास 70 चॉकलेट्स थे, तो हम दोनों के बीच के चॉकलेट्स का रेशियो आया 5:7। तो अब इस रेशियो को अगर मान लो मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई बाय 2 करता हूँ, 5:7 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहा हूँ तो ये बन गया 10:14। तो क्या 5:7 और 10:14 डिफरेंट चीज है? तो बिल्कुल नहीं। 5:7 में ही दोनों तरफ 5 पे भी मल्टीप्लाई बाय 2 किया, 7 पे भी मल्टीप्लाई बाय 2 किया, तो न्यू रेशियो बन गया 10/14, जो कि बिल्कुल 5:7 ही है, क्योंकि इसको अगर फिर से सिंपलेस्ट फॉर्म में बना दे तो 5/7 ही आ जाता है। ठीक है, तो बस हमने रेशियो को सिमिलर क्वांटिटीज से मल्टीप्लाई कर दिया, पर रेशियो बिल्कुल भी नहीं बदला। ये 5:7 और 10:14 सेम है। ठीक है, और सेम सिनेरियो होता है डिवीजन के केस में भी। मान लो दो चीज के बीच का रेशियो है 3:4। तो अब मैं दोनों तरफ, जैसे या इसको ऐसे लिख देता हूँ 3/4। अब मैं यहाँ पे भी 2 से डिवाइड कर देता हूँ और यहाँ पे भी 2 से डिवाइड कर देता हूँ, तो नया रेशियो हो जाता है 3/2:4/2। तो क्या 3/2:4/2 3/4 से डिफरेंट है क्या? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर हम इसे लिखे 3/2/4/2
तो ये बन जाएगा 3/2 इंटू 2/4, तो ये 2 और 2 तो चला गया, तो ये 3/4 ही रहा, यानी 3:4 ही रहा। तो यहाँ से हम लोगों को एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझ में आता है, ये है कि अगर इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड द रेशियोज विथ सेम क्वांटिटी देन द रेशियो रिमेन्स अनचेंज्ड। तो ये क्या था, हमने एक बेसिक एग्जांपल से समझ लिया, और जब हम सम्स करेंगे तो इसको फिर से डिटेल में जानेंगे। तो इतना तो हम लोगों को समझ में आ गया। पहला ये समझ में आया कि रेशियो क्या है, तो सिमिलर क्वांटिटीज के बीच का कंपैरिजन है, और रेशियो में हम लोग सेम चीज से मल्टीप्लाई और सेम चीज से डिवाइड कर सकते हैं, पर रेशियो बिल्कुल भी अनचेंज रहता है, वो कुछ नया नहीं बन जाता। ठीक है, अब नेक्स्ट। और हाँ, एक चीज और नोट करो कि रेशियो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में ही एक्सप्रेस करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर किसी के पास 50 रुपीज है, किसी के पास 70 रुपीज है, या किसी के पास 50 रुपीज है, किसी के पास 100 रुपीज है, तो मैं इसे 50/100 लिख देता हूँ, और अगर सिर्फ 5/10 छोड़ देता हूँ। पर मुझे ऐसा नहीं करना है, क्योंकि 5 और 10 तो और ज़्यादा, 5 और 10 भी तो 5 से डिवाइड हो सकता है, 5/10। तो यहाँ पे भी डिवाइड बाय 5 करो, यहाँ पे भी डिवाइड बाय 5 करो, तो ये क्या बन गया 1/2। अब ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, मतलब इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है 1 के सिवा। तो अब ये हुआ बिल्कुल पूरी तरह से एक रेशियो। तो रेशियो को हमेशा हमें सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल हमें ये पता चल गया कि रेशियो होता क्या है, और रेशियो के एक प्रॉपर्टी को हमने जाना। तो हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक है कमेंसरेबल एंड इनकमेंसरेबल रेशियोज। तो अगर किसी भी दो क्वांटिटी के बीच के रेशियोज को हम इंटीजर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो उसे बोलते हैं कमेंसरेबल रेशियोज। फॉर एग्जांपल, मेरे पास 50 बुक्स थे, किसी के पास 100 बुक्स थे, तो इन दोनों का रेशियो अगर मैं निकालूं तो 50/100 यानी कि 1/2 आता है, यानी कि 1:2 आता है। तो 1 भी एक इंटीजर है और 2 भी एक इंटीजर है। तो इस तरह के रेशियो को कमेंसरेबल रेशियो बोलेंगे। और अगर किसी दो क्वांटिटी के रेशियो को हम सिंपल इंटीजर के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, मतलब इंटीजर्स जैसा नहीं एक्सप्रेस होता, तो उसे इनकमेंसरेबल रेशियो बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, ऐसा भी रेशियो निकल सकता है √3:√2 फॉर एग्जांपल, या 2:√3। तो यहाँ पे √3/2 या फिर 2/√3। तो यहाँ इंटीजर के अलावा अगर कुछ रहता है तो उसको एक टर्म बोला जाता है इनकमेंसरेबल रेशियो। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंपाउंड रेशियो। तो अब ये कंपाउंड रेशियो क्या होता है, इसे जानते हैं। तो कंपाउंड रेशियो, कंपाउंड रेशियो कैसे निकाला जाता है, तो फॉर एग्जांपल 1 रेशियो है 2:3, एक रेशियो है। दूसरा एक और रेशियो दिया है 5:7। तीसरा एक और रेशियो दिया है 8:9। तो कंपाउंड रेशियो का मतलब है कि बस इन सब रेशियो को हम मल्टीप्लाई कर दें। फॉर एग्जांपल 2/3 इंटू 5/7 इंटू 8/9। ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ कट रहा है यानी डिडक्ट हो रहा है तो हम लोग वो काट भी सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट निकाल लो। तो ये 2 इंटू 5 हुआ 10, 10 इंटू 8 कितना हुआ 80, और यहाँ 21, 21 इंटू 9 हुआ 189। तो बस यही हो गया कंपाउंड रेशियो। कितना सिंपल है, बस हम रेशियो को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दे, दैट्स इट, यही है कंपाउंड रेशियो। ठीक है, बहुत सिंपल ये टर्म्स है, कहीं कहीं पे यूज होंगे। ठीक है, तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं कि क्या होता है कंपाउंड रेशियो। अब हम देखते हैं डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है। ठीक है, डुप्लीकेट रेशियो, तो फॉर एग्जांपल हमने अभी सीखा कंपाउंड रेशियो क्या होता है। तो 2/3 एक रेशियो था फॉर एग्जांपल, और 5/7 दूसरा रेशियो था, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, वही हो गया कंपाउंड रेशियो। इस टर्म को इस टर्म से, इस टर्म को इस टर्म से। तो डुप्लीकेट रेशियो में क्या करते हैं, मान लो कोई रेशियो दिया है A/B, उसका कंपाउंड उसी के साथ निकाल देते हैं। जैसे कि A/B एक रेशियो है, उसको खुद A/B से ही मल्टीप्लाई कर दिया, तो A²/B² को बोलेंगे डुप्लीकेट रेशियो। ठीक है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि दो इक्वल रेशियोज है, जैसे पहला रेशियो था 2/3 और दूसरा रेशियो भी था 2/3, तो इन दोनों को अगर आपस में ही मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इसे बोला जाएगा डुप्लीकेट रेशियो। और अगर कुछ कंफ्यूजन होता है तो इतना डायरेक्टली समझ लो कि मान लो एक रेशियो है A/B, तो उसका डुप्लीकेट रेशियो होता है A²/B²। ऐसे ही एक टर्म होता है ट्रिप्लीकेट रेशियो,
तो a बाई बी का ट्रिप्लीकेट रेशियो हो जाएगा a बाई बी इंटू ए बाई बी मल्टीप्लाई बाई ए बाई बी, यानी a क्यूब बाई बी क्यूब, बस। तो डुप्लीकेट में a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ट्रिप्लीकेट में a क्यूब बाई बी क्यूब। वैसे ही डुप्लीकेट के साथ और एक होता है सब डुप्लीकेट। तो सब डुप्लीकेट में क्या होता है, तो ये आप लोग नोट कर लो, डुप्लीकेट और ट्रिप्लीकेट। सब डुप्लीकेट, तो सब डुप्लीकेट क्या है, तो समझ लो एक रेशियो है a बाई बी, तो इसका सब डुप्लीकेट हो जाएगा, इसका रूट ओवर कर दो, अंडर रूट, बस रूट a बाई रूट b। और सब ट्रिप्लीकेट क्या हो जाएगा, तो इस पर क्यूब रूट लगा दो, यानी कि क्यूब रूट ऑफ a और क्यूब रूट ऑफ b, बस यही है सिंपल सा टर्म्स, ठीक है। तो अब हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, और एक्सरसाइज हम लोग कर रहे हैं सेलिना कॉन्साइज मैथमेटिक्स से, क्लास 10 का ICSE। अगर आप कोई और बुक भी फॉलो करते हैं तो नो इश्यूज, सब कॉन्सेप्ट सेम है। आप लोग यहाँ पे सेलिना के क्वेश्चंस में लिख रहा हूँ, आप लोग उसी से प्रैक्टिस करो। फिर भी अगर किसी और बुक में कुछ अलग कॉन्सेप्ट या हल्का सा डिफरेंट वे में कोई सम मिलता है तो उसको कमेंट सेक्शन में करो, या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो और उस पर जाके भी अपने क्वेश्चंस को भेजो, जो ताकि कोई और लोग भी जो उस ग्रुप पे जुड़े हुए हैं वो लोग भी उन क्वेश्चंस का बेनिफिट उठा सके, और आप लोग भी एक ऑनलाइन फोरम पे एक दूसरे के डाउट्स को डिस्कस कर सको, और मैं तो वहाँ रहूँगा ही डाउट्स को सॉल्व करने के लिए। तो ये हमारे एक्सरसाइज 7A का फर्स्ट सम है, और हो सकता है कि बुक का वर्जन अगर कुछ चेंज हो तो जो भी नंबर आपका चैप्टर और रेशियो प्रोपोर्शन, उसका फर्स्ट सम है, फर्स्ट एक्सरसाइज है। तो क्वेश्चन क्या है कि a/b का वैल्यू 5:3 है, तो फाइंड 5a माइनस 3b बाई 5a प्लस 3b। तो यहाँ a/b यानी दो नंबर के बीच का रेशियो दिया है, दो वेरिएबल्स है a और b, और उनके बीच का रेशियो दिया है 5:3। पर यहाँ पे हम लोगों को खोजने क्या बोला है, फाइंड करने बोला है कि 5a माइनस 3b और 5a प्लस 3b। तो ये समझने से पहले मैं एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, उसको बहुत ध्यान से सुनना। उसमें क्या बोला है, समझ लो कि मेरे पास 100 रुपीज़ था और मेरे फ्रेंड के पास 150 रुपीज़ था। तो हम दोनों के मनी का रेशियो कितना हो गया, 100 बाई 150, यानी कि 2/3, यानी कि 2:3, यानी मेरे और मेरे फ्रेंड के बीच में जो मनी है उसके बीच का रेशियो है 2:3। अच्छा, अब एक बात बताओ कि मुझे पता चल गया कि एक्चुअली मेरे पास 100 रुपीज़ था, जो मुझे शुरू से पता था, मेरे फ्रेंड के पास 150 रुपीज़ था, और मैंने रेशियो फाइंड कर दिया 2 और 3। अब एक चीज़ देखो, क्या कॉमन था जिससे ये दोनों कट हुआ और 2/3 आया, वो कॉमन क्वांटिटी था 50, है ना। 50 से ही 100 कट होकर 2 आया, और 50 से ही 150 कट होकर 3 आया, यानी वो कॉमन क्वांटिटी 50 है, जिसको हम लोग इस रेशियो में मल्टीप्लाई करते हैं तो जो मेरा एक्चुअल क्वांटिटी है वो आ जाता है। यानी ये जो रेशियो होता है 2:3, जो मेरा यहाँ रेशियो है, उसमें क्या चीज से मल्टीप्लाई हो रहा है, 50 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तब मेरा जो एक्चुअल क्वांटिटी था यानी ₹100 और ₹150 यहाँ पे आ गया। यानी कि ये तो सिंपल सा बात है ना कि ₹100 और ₹150 दो सिमिलर क्वांटिटी है। अब ये दोनों सिमिलर क्वांटिटी किसी कॉमन चीज से डिवाइड होकर ही तो सिंपलेस्ट फॉर्म में रेशियो बना 2:3। तो उसी सिंपलेस्ट फॉर्म को जिस चीज से डिवाइड होकर वो सिंपलेस्ट फॉर्म आया है, इस सिंपलेस्ट फॉर्म को उसी चीज से मल्टीप्लाई कर दे। आई रिपीट, जो ये जिस चीज से डिवाइड होकर ये सिंपलेस्ट फॉर्म बना है, उसी डिवीजन वाला नंबर से अगर इस सिंपलेस्ट फॉर्म को मल्टीप्लाई कर दे तो एक्चुअल क्वांटिटीज आ जाएगा। यानी कि 2 को 50 से मल्टीप्लाई कर दे, 3 को 50 से मल्टीप्लाई कर दे, तो 100 और 50 आ जाएगा, है ना। बट यहाँ पे एक चीज नोट डाउन करो, मेरे को यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी भी पता था, तो मैंने रेशियो निकाला, और फिर मुझे पता था कि मैंने 50 से ही तो डिवाइड करके रेशियो निकाला है, तो 50 से ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो एक्चुअल क्वांटिटी आ जाएगा। रेशियो में 50 से ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो एक्चुअल क्वांटिटी आ जाएगा। बट अगर मैं आपको एक्चुअल क्वांटिटी ना बताता या एक्चुअल क्वांटिटी से रेशियो ना निकाला होता और डायरेक्ट रेशियो दे देता, ऐसे मैं बोलता कि रेशियो है 1:2, अब जरा एक्चुअल क्वांटिटी निकाल के दिखाओ, तो फॉर एग्जांपल कोई बोल देगा कि हाँ एक्चुअल क्वांटिटी होगा 100 और 200, क्योंकि रेशियो आ गया कट के 1:2। बट 10 और 20 के बीच का रेशियो भी तो 1:2 आता है, 50 और 100 के बीच का रेशियो भी तो 1:2 आता है, 60 और 120 के बीच का रेशियो भी तो 1:2 आता है, 2 और 4 के बीच का रेशियो भी तो 1:2 आता है।
तो जब आपको सिर्फ रेशियो बताए तो एक्चुअल क्वांटिटी क्या है ये हम लोग नहीं फाइंड कर सकते, है ना। कैसे कंसीडर करेंगे? अगर मुझे डायरेक्ट रेशियो दे दे 1:2, तो अब ये क्या चीज से कट होके 1:2 बना है वो तो मुझे पता नहीं, तो उसी को हम लोग मान लेते हैं x, और फिर हम लोग कंसीडर करते हैं कि मेरा जो एक्चुअल क्वांटिटी है वो x से ही डिवाइड होके 1:2 बन गया है, तो चलो 1 में भी x मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 में भी x मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एक्चुअल क्वांटिटी आ जाएगा। इसीलिए कभी भी हमें रेशियो दिया रहता है कि द रेशियो बिटवीन द बॉयज एंड गर्ल्स इन द स्कूल इज 2:3, तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट द एक्चुअल बॉयज बी 2x एंड एक्चुअल गर्ल बी 3x, ठीक है। अगर दिया रहता है कि द रेशियो बिटवीन द मनी ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 2:5, तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट एक्चुअली द फ्रेंड्स हैव 2x रुपीज एंड 5x रुपीज। अब हम लोगों को ये बात क्लियर हो गया होगा कि हम लोग ये 2x और 5x एक्चुअल क्यों मान रहे हैं जब रेशियो 2:3 है, बिकॉज हम लोग ऐसा मानते हैं कि जो ओरिजिनल क्वांटिटी था वो x से डिवाइड होने के बाद रेशियो बना, सो रेशियो में अगर वही x मल्टीप्लाई कर दे तो एक्चुअल क्वांटिटी आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, किसी को मान लो नहीं समझ में आ रहा है या थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है तो प्लीज इसको दोबारा आप लोग पीछे जाओ और फिर से रिपीट करके 2-3 बार सुनो, क्योंकि यही इस चैप्टर का फुल कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे a और b के बीच का रेशियो 5:3 है और बोला है कि 5a - 3b और 5a + 3b निकालो। तो a और b के बीच का रेशियो 5:3 है, तो लेट एक्चुअल a एंड b बी 5x एंड 3x, ठीक है। तो एक्चुअल नंबर हो गया 5x और 3x, और q हो गया, q ऐसा कंसीडर करते वो मैंने बता दिया। अब हम लोग निकाल रहे 5a, तो 5 × 5x - 3 × 3x बाय, क्योंकि a जो क्वांटिटी था उसकी जगह 5x बैठा सकते हैं, क्योंकि a अब क्या है 5x है, b क्या है 3x है, तो 5 × 3x कर दिया प्लस 3 × 3x कर दिया, तो कितना आया 25x - 9x यानी कि 16x, और यहाँ पे 15x + 9x यानी कितना हुआ 15x, सॉरी यहाँ 25 होगा, तो 25x + 9x यानी कि 34x। अब ये कट होके यहाँ पे x तो ऑलरेडी कट हो गया और यहाँ पे आया 8/17, तो रेशियो हो गया 8:17। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट नोट करो कि यहाँ पे जो 16x/34x आया, तो यहाँ पे तो x और x तो कट ही जा रहा है, तो लास्ट में हम लोग काम किसके साथ कर रहे हैं, जो कांस्टेंट दिया है उसी के साथ, यानी 16 और 34 के साथ। तो असल में एक्चुअल प्रोसेस यही है कि हम लोगों को जो रेशियो दिया है, रेशियो से असली का नंबर फाइंड करना है और उस नंबर को यहाँ पे पुट करके सॉल्व करके रेशियो निकाल लेना है। लेकिन यहाँ पे हम लोग एक शॉर्टकट मान सकते हैं कि जब हम लोगों को किसी दो क्वांटिटी के बीच का रेशियो दिया हो और उन्हीं का इस्तेमाल करके फिर से रेशियो ही निकालना हो, तो हम लोग ये जो a/b का वैल्यू 5:3 दिया है, तो a को डायरेक्टली 5 पकड़ सकते हैं और b को 3 पकड़ सकते हैं, बट ये 5 और 3 उनका एक्चुअल वैल्यू नहीं है, उनका एक्चुअल वैल्यू 5x और 3x ही है, बट जस्ट बिकॉज हम लोग को बाद में रेशियो ही निकालना है, और हम ऐसे भी देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हम x और x नंबर मान रहे थे और उससे 5x और 3x एक्चुअल निकाल रहे थे वैल्यू, वो x तो कट ही जा रहा है, तो उसका ऐसे भी लास्ट में कट के रेशियो बनना ही है। रेशियो बनाने के लिए उस कॉमन क्वांटिटी x को कटना ही होगा, तो हम लोग को वो कॉमन क्वांटिटी x मानने का जरूरत ही नहीं है अगर लास्ट में रेशियो ही पूछा है। तो आप लोग सीधा सीधे इतना समझो कि चाहो तो इसको ऐसे डायरेक्ट मान सकते हो कि a/b 5:3 है, तो बस यहाँ पुट कर दो 5 × 5 - 3 × 3 बाय 5 × 5 + 3 × 3। देखो क्वेश्चन में आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ भी 16 यहाँ भी 34, तो 8/17 होगा, यानी 8:17 होगा, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट सम की तरफ प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ पर देखो कि x/y 4:7 दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x + 2y = 5x + y बोला है, तो ये बिल्कुल सेम है, सेम टू सेम क्वेश्चन 1 जैसा है। आप लोग चाहो तो ऐसा कंसिडर कर सकते हो कि x/y 2 नंबर है, तो कोई एक कॉमन क्वांटिटी पक्का रहा होगा जिसको 4:7 यानी 4 और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्चुअल में क्या x है और क्या y है वो आ जाएगा, और उसको यहाँ पे x और y की जगह पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। बट क्योंकि यहाँ रेशियो ही निकालना है तो मैं वही शॉर्टकट का इस्तेमाल करूंगा, और यहाँ पे x/y अगर 4:7 है तो यहाँ पर भी हम लोग उसको 4:7 ही पुट कर रहे हैं, ठीक है।
या 3 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 7 बाई 5 इंटू 4 प्लस 7। तो 3 इंटू 4 12 प्लस 14 यानी कि 26 बाई 5 इंटू 4 20 प्लस 7 27, तो 26:27 इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जैसा ही, तो वो आपका होमवर्क रहेगा, आप लोग उसको ट्राई करो, अगर नहीं बनेगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है कि a माइनस बी इज टू a प्लस बी का रेशियो है 1:11, फाइंड द रेशियो ऑफ 5a प्लस 4b प्लस 15 इज टू 5a माइनस 4b प्लस 3। तो यहाँ पे नोट करो कि इस्तेमाल मेरे को यहाँ पे भी a और b का ही करना है। तो यहाँ पे ये जो इस तरह का दिया है इसको देख के कोई डरने का ज़रूरत नहीं है, हम लोग a और b का रेशियो फाइंड आउट करते हैं। कैसे करेंगे? तो a माइनस बी बाई ए प्लस बी कितना है 1/11, a माइनस बी बाई ए प्लस बी तो 1/11 है ना, रेशियो कैसे बाई का फॉर्म में लिख सकते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर, जैसा हम लोग नॉर्मल लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते समय करते हैं। तो इसको इधर भेजा तो ये बन गया a माइनस बी और ये 1 इंटू ए प्लस बी, तो a प्लस बी ही रहेगा। तो ये हो गया 11a माइनस 11b इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब इसको इधर ले आओ तो ये बन गया 10a, इसको उधर ले जाओ तो ये हो गया 12b। अब इस b को इधर ले आओ तो a बाई बी बन गया और इस 10 को उधर ले जा सकते हैं तो वो 12/10 बन गया। तो ये कितना हो गया 6/5, यानी a बाई बी का रेशियो हो गया 6:5। यानी ये क्वेश्चन को थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ा दिया बस। पिछली बार हम लोगों को डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट करता था और यहाँ पहुँचने बोलता था, इस बार थोड़ा सा पीछे से स्टार्ट करवाया, हम लोग यहाँ तक आए। अब ये यहाँ पे बस a बाई बी के जगह, a बाई बी का रेशियो हमें पता है तो हम लोग a बाई बी के जगह बस a के जगह 6 और b के जगह 5 पुट करके बना सकते हैं। और क्यों बना सकते हैं ये भी मैंने एक्सप्लेन किया, ठीक है। चलो तो अब इसको जल्दी से बना देते हैं। यहाँ पे a के जगह 6 पुट करना है, b के जगह 5 याद रखना। तो चलो पुट कर दो, a के जगह 6 और b के जगह 5, और यहाँ डिवाइड में दूसरा क्या है 5 इंटू 6 माइनस 4 इंटू 5 प्लस 3। तो 5 6 30 प्लस 20 प्लस 15 यानी 65, और यहाँ कितना है 30 माइनस 20 मीन्स 10, यहाँ 13। तो रेशियो विल बी 5/1, सो द आंसर विल बी 5:1। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या बोला है, फाइंड द नंबर which bears the same ratio find the number which bears the same ratio with 7/33 that 8/21 does to 4/9। मतलब कोई एक ऐसा नंबर खोजो जो 7/33 के साथ वही रेशियो बनाता हो जो 8/21 एंड 4/9 आपस में बनाते हैं। तो इसको पहले थोड़ा एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं, फिर डिफिकल्ट में जाएंगे। सीधा सीधी बोला जाए तो क्वेश्चन ऐसा बोलता है कि कोई एक ऐसा नंबर फाइंड करो जो कि 5 के साथ वही रेशियो बनाता है। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ दूसरा क्वेश्चन का, जो कि 10 और 20 साथ में बनाते हैं, ठीक है, या बोल सकते हैं कि 20 और 10 साथ में बनाते हैं। तो कोई एक ऐसा नंबर फाइंड करो जो 5 के साथ वही रेशियो बनाता है जो 20 और 10 साथ में बनाते हैं। तो पहला मोटिव क्या रहेगा कि 20 और 10 का रेशियो निकालते हैं। तो 20 और 10 का रेशियो हो गया 2:1। तो 20 और 10 आपस में 2:1 का रेशियो बियर करते हैं। तो x और 5 आपस में कौन सा रेशियो बियर करेंगे? तो वही सेम रेशियो बियर करेंगे 2/1, बिकॉज क्वेश्चन में बोल ही दिया तो कि कोई एक ऐसा नंबर फाइंड करो जो 5 के साथ भी वही रेशियो बनाता हो जो 20 और 10 साथ में बनाते हैं। तो 20 और 10 अगर साथ में 2/1 का रेशियो बनाते हैं तो x और 5 भी साथ में 2/1 का ही रेशियो बनाते हैं। तो इन दोनों को हम लोग इक्वल कर सकते हैं। वहां से x का वैल्यू आ गया 10, और हाँ 10 और 5 साथ में 2:1 का रेशियो बनाते हैं। तो उसी चीज को अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं कि find a number which bears the same ratio with 7/33 that 8/21 does to 4/9। तो सबसे पहला है हम लोगों को 8/21 is to 4/9 का रेशियो फाइंड करना। रेशियो का मतलब क्या होता है? डिवीजन। तो 8/21 डिवाइडेड बाय 4/9, तो वही 8/21 इंटू 9/4 लिख सकते हैं इसको। ये कट होके यहाँ पे कितना हो गया 2, और ये कट होके यहाँ पे 3 बार में और यहाँ 7,
तो यहाँ पे आ गया 6/7, रेशियो बन गया 6:7। तो 8/21 और 4/9 साथ में 6:7 का रेशियो बनाते हैं। तो अब जो हमारा नंबर है, हमें कोई एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जो कि 7/33 के साथ भी x:7 का रेशियो बनाए। तो सॉरी, जो 7/33 के साथ भी 6:7 का रेशियो बनाए। तो x:7/33 इज इक्वल टू 6/7। तो x/7/33, हम लोग रेशियो को बाय का फॉर्म में लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे जब ये ऊपर जाता है तो मल्टीप्लाई होके 33/7 बन जाता है। ये कितना हो गया? 6/7। अब चलो x निकाल दो, तो ये उधर जाएगा, तो 6/7 इंटू 7 कट हो गया, और यहाँ 33 था। अब 33x का वैल्यू अगर 6 है तो x का वैल्यू हो जाएगा 6/33 मीन्स 2/11। मीन्स वो नंबर जो कि 7/33 के साथ वही रेशियो बनाता है जो कि ये दोनों आपस में बनाते हैं, वो नंबर है 2/11। यानी 2/11 भी 7/33 के साथ 6:7 का ही रेशियो बनाता है, बिकॉज 8/21 और 4/9 आपस में वही रेशियो बनाते हैं। दैट्स इट। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा पैटर्न का है। यहाँ पे हमें कुछ एक m+n और m+3n के बीच का रेशियो दिया है और इस रेशियो को फाइंड करना है। बट अगर हम लोग ओवरऑल देखें तो यहाँ पे हमें काम तो m और n की वैल्यू से ही है, तो m और n के बीच का रेशियो निकालते हैं। तो यहाँ पे m+n/m+3n अगर दिया है 2/3, तो ये तो हम सब जानते हैं कि हम इसे और इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये 3m+3n इज इक्वल टू 2m+3n बन जाएगा। सॉरी, इधर मल्टीप्लाई होकर 6n हो जाएगा। अब इसे इधर ले आओ, तो 3m - 2m और 6n - 3n, तो ये हो गया m इक्वल टू 3n। सो m/n इक्वल टू 3/1, तो 3:1। और मैंने जैसे कि पहले भी बताया कि m और n के बीच का रेशियो 3/1 है। तो एक्चुअल m और एक्चुअल n को हम लोग क्या मान सकते हैं कि मान लो कोई क्वांटिटी x है जिसको मल्टीप्लाई करने से एक्चुअल m और n आ जाए, तो 3x और x हो जाएगा। बट बिकॉज हमें लास्ट में रेशियो ही निकालना है, तो वो x तो कट ही जाना है। तो झूठ मूठ का एक वेस्ट ऑफ एफर्ट करके कोई फायदा नहीं है। हम चाहे तो डायरेक्ट 3 और 1 भी यहाँ पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पुट करो 3 और 1, 2 इंटू 1 का स्क्वायर बाय 3 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1। सो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 27 प्लस 3 मीन्स 30, ये आ जाएगा 1/15 और 1:15। दैट्स द आंसर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है x² + 6y² इज इक्वल टू 5xy, और यहाँ पे बोला है कि फाइंड करो x/y। तो हम लोग अगर इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पे x² - 5xy, अगर इस 5xy को इधर ले आए और प्लस 6y², इसे ऐसे लिख सकते हैं। और ये हमारा मिडिल टर्म फैक्टर में टूट सकता है। मिडिल टर्म फैक्टर आप लोग सब जानते हैं कैसे किया जाता है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके साइड में लिख लो 6x² y²। अब इसे कुछ ऐसे दो क्वांटिटी के सम में तोड़ो जो कि मल्टीप्लाई करके यही आ जाए। तो हम लोग लिख सकते हैं x², यहाँ पे 2xy और 3xy, 2xy + 3xy 5xy आ जाता है, और मल्टीप्लाई करके 6x² y² आता है। तो ये हो गया x² - 2xy - 3xy + 6y²। अब हम देखें तो यहाँ पे क्या कॉमन जाएगा? x, तो x - 2y, और यहाँ क्या कॉमन जाएगा? y, तो यहाँ भी आएगा x - 2y। तो अब देख सकते हैं यहाँ आ गया x - 2y बाई x - 3y इक्वल्स 0। अब हम और क्या कर सकते हैं? बस अब इसे सॉल्व कर दो। थोड़ा मैं इरेज कर देता हूँ ऊपर वाला सेक्शन को। तो यहाँ पे आता है x - 2y इंटू x - 3y इक्वल टू 0। तो x - 2y इक्वल 0, तो x इज इक्वल टू 2y, और इस y को इधर ले आऊँ तो x/y इक्वल टू 2। सिमिलरली x - 3y इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 3y, तो x/y इक्वल टू 3। तो x/y के 2 वैल्यूज होंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8। अब ये क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सिमिलर जो क्वेश्चन नंबर 5 किया था उसके जैसा ही है।
क्या बोल रहा है कि इफ द रेशियो बिटवीन 8 एंड 11 इज सेम एज द रेशियो बिटवीन 2x माइनस वाई एंड x प्लस 2y। तो रेशियो बिटवीन 8 एंड 11 है क्या? तो रेशियो बिटवीन 8 एंड 11 है 8:11, 8/11। ये और तो सिंपल होता नहीं है और सिंप्लीफाई हो नहीं पाएगा। तो अब ये 2x माइनस और y और x प्लस 2y का रेशियो भी 8/11 है और हम लोगों को ये 7x और 9y का रेशियो निकालना है। तो एज पर द क्वेश्चन 2x माइनस y और x प्लस 2y का रेशियो कितना है? सिमिलर टू 8 और 11 का रेशियो, यानी 8/11। अब सीधा सीधी कोई भी बोलेगा यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 इंटू 2x माइनस वाई तो 22x माइनस 11y और 8 इंटू x प्लस 2y तो 8x प्लस 16y। अब ये 8x को इस तरफ ले आओ तो 22x माइनस 8x एंड 16y प्लस 11y। तो ये कितना हो गया? 12 में से 8 4, 14x एंड 27y। अब नोट करो यहाँ पे मेरा आ रहा है 14x इज इक्वल टू 27y। तो देख के समझ में आ रहा होगा ये कहीं ना कहीं 7x और 9y से रिलेटेड है। 14 यानी 7 2s are 14, 27 यानी 9 3s are 27। तो चलो इसको अब करते हैं। थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूँ ऊपर तरफ वाला या समी को, आप लोग नोट डाउन कर लो और आगे प्रोसीड करते हैं। तो क्वेश्चन था, मतलब यहाँ पे आया था 14x इज इक्वल टू 27y। तो इसको लिख सकते हैं 7x इंटू 2 14x और 27y को लिख सकते हैं 9y इंटू 3। मेरे को चाहिए क्या? 7x और 9y के बीच का रेशियो। तो 7x तो यहाँ है, 9y को इसके नीचे ले आओ, 3 तो इधर था ही, इस 2 को इधर ले आओ। तो 7x और 9y के बीच का रेशियो हो गया 3/2 और 3:2। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि डिवाइड ₹1290 इंटू ए बी और सी। ए बी और सी 3 फ्रेंड्स है या 3 पर्सन है जिसके बीच में ₹1290 को डिस्ट्रीब्यूट करना है सच दैट ए इज 2/5 ऑफ बी एंड बी और सी के बीच का रेशियो दे दिया। मीन्स बी और सी को जितना जितना मनी मिला होगा उसके बीच का रेशियो 4:3 है और ए और बी के भी रेशियो दिया है, बस थोड़े अलग फॉर्म में दिया है। हम लोग अब देखते हैं कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन में बोल दिया है ए इज 2/5 ऑफ बी, मतलब ए को कितना मिला? बी का 2/5 है ना, 2/5 ऑफ बी। तो ए इज 2/5 ऑफ बी, ऑफ मीन्स मल्टीप्लीकेशन ही तो ए इज इक्वल टू 2/5 ऑफ बी, मतलब बी को जितना भी मिला होगा उसका 2/5 ए को मिला। तो अगर हम इस बी को इस तरफ ले आए तो ए बाई बी के बीच का रेशियो पता चल गया ना, वो कितना है? 2/5 है। ठीक है। और बी और सी के बीच का रेशियो कितना है? 4/3 है। बट हमें अगर ए बी और सी तीनों के बीच का रेशियो मिल जाए तब हम लोग इस सम को इजिली सॉल्व कर पाएंगे। तो ए बी और सी तीनों के बीच का रेशियो हम लोग कैसे फाइंड करें? तो ए बाई बी का रेशियो 2/5 है, बी बाई सी का रेशियो 4/3 है। हमें चाहिए ए इज टू बी इज टू सी। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो हमें क्या करना है कि b को दोनों तरफ ही सेम कर लेना है, क्योंकि b तो सिमिलर ही क्वांटिटी है। तो अगर b को हम लोग सेम करें, यहाँ b5 है, यहाँ b4 है, तो चलो b को हम लोग दोनों तरफ दोनों का सिमिलर बनाना है, यानी एलसीएम ले लेते हैं। तो यानी b को इधर भी 20 बनाते हैं, इधर भी 20 बनाते हैं। और हम लोग पढ़िए तो रेशियो को सिमिलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने से रेशियो थोड़ी बदल जाता है, रेशियो तो सेम ही रहता है। हमने पहले ही हम लोग प्रॉपर्टी में पढ़ चुके हैं। तो अगर मैं इसे 20 बनाना चाहूँ तो इंटू 4 यहाँ भी किया, इंटू 4 यहाँ भी किया, तो ये a बाई बी का नया रेशियो बन गया, a बाई बी का नया रेशियो बन गया 8/20। बट 8/20 2/5 ही है, कुछ बदला नहीं है। वैसे यहाँ 4/3 में भी इंटू 5 कर दूँ तो b बन गया 20/15। बट यहाँ पे भी ये 20/15 बस 4/3 को नए फॉर्म में लिख दिया है मल्टीप्लाई करके, ये रेशियो नहीं बदला है। तो अब देखो यहाँ a बाई बी है 8/20, b बाई सी है 20/15। तो अब हम लोग लिख सकते हैं कि a इज टू बी इज टू सी है 8:20:15। तो हमें a b और c के बीच का रेशियो पता चल गया 8:20:15। बस अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमें रेशियो पता है a इज टू बी इज टू सी का 8:20:15। तो अब जब हम लोगों को रेशियो पता है
A:B:C का जो था 8:20:15, तो जब रेशियो पता होता है और रेशियो किसी सिमिलर क्वांटिटी से, कोई क्वांटिटी किसी सिमिलर क्वांटिटी से डिवाइड होने के बाद ही तो रेशियो बनता है। फॉर एग्जांपल 50 और 100 का रेशियो 1/2 50 से डिवाइड होकर ही तो बना। तो यहाँ पे भी हम लोग ओरिजिनल कैसे मानेंगे? मानेंगे कि पक्का किसी x नाम के क्वांटिटी से ओरिजिनल क्वांटिटी कटा होगा और 8, 20 और 15 बन गया होगा। तो लेट द शेयर, और वी कैन राइट ओरिजिनल शेयर भी, ये तो रेशियो है 8:20:15, तो ओरिजिनल शेयर क्या हो गया? 8x, 20x एंड 15x। और यही जो 8x है A का शेयर, 20x है B का शेयर और 15x है C का शेयर, तो ये उन सब का जो पैसा है वो टोटल पैसा तो 1290 ही है, क्योंकि 1290 ही का कुछ हिस्सा A को दिया गया जो कि फिलहाल 8x की तरह दिख रहा है, कुछ हिस्सा B को दिया गया जो कि फिलहाल 20x लग रहा है, और कुछ हिस्सा C को दिया गया जो कि फिलहाल 15x लग रहा है। तो अब हम लोग लिखते हैं 8x, 20x और 15x इज इक्वल टू 1290। तो 28 प्लस 15 43x इज इक्वल टू 1290। x का वैल्यू निकालो 1290/43 मीन्स 30। तो x का वैल्यू अगर 30 हो गया तो a का हिस्सा क्या था? a का रेशियो था 8 बट उसका हिस्सा था 8x, तो यानी 8 इंटू 30 मीन्स 240 रुपीज। b का हिस्सा कितना था? b का रेशियो में वैल्यू था 20, तो एक्चुअल वैल्यू हो जाएगा 20 इंटू 30 बिकॉज एक्चुअल वैल्यू 20x था तो 600, और c का रेशियो पे वैल्यू 15 था पर एक्चुअल वैल्यू तो 15x था, तो 15 इंटू 30 मीन्स 450। So this is the desired amount each and everyone will get. So that's our answer, and I hope you are getting my point, and if you have any query please comment in the comment section. तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है कि a school has 630 students. The ratio of the number of boys to the number of girls is 3:2. इतने दूर क्वेश्चन में बोला गया है कि एक स्कूल में टोटल 630 स्टूडेंट्स है और जिसमें बॉयज और गर्ल्स के बीच का रेशियो 3:2 है। दिस रेशियो चेंजेस टू 7:5 आफ्टर एडमिशन ऑफ 90 न्यू स्टूडेंट्स। पर यही रेशियो जो गर्ल्स और बॉयज का इनिशियल रेशियो था ये बदल जाता है जब 90 न्यू स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं। अब 90 टोटल न्यू स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं तो उसमें कुछ बॉयज है और कुछ गर्ल्स है, और इन कुछ बॉयज और कुछ गर्ल्स के आ जाने की वजह से जो ओल्ड नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स था वो चेंज होगा, और क्योंकि बॉयज और गर्ल्स का नंबर चेंज हो गया इसलिए रेशियो भी चेंज होगा, इसलिए चेंज रेशियो दिया हुआ है 7:5। अब पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ न्यूली एडमिटेड बॉयज, और हमसे पूछा है कि न्यूली एडमिटेड बॉयज कितने हैं, यानी कि वो 90 स्टूडेंट्स में से बॉयज कितने आए हैं। तो सबसे पहले देखो हम लोगों को यहाँ बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो दिया है, इनिशियल बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो यानी जो पहले थे। तो हम लोग को जब रेशियो देता है तो हम लोग एक्चुअल क्या मान लेते हैं? लेट द एक्चुअल बॉयज एंड गर्ल्स बी 3x एंड 2x। तो बॉयज और गर्ल्स को हमने मान लिया 3x और 2x। अब जितने बॉयज है और जितने गर्ल्स है उन सबको मिला के ही तो टोटल 630 स्टूडेंट्स होंगे। इनिशियल बॉयज प्लस इनिशियल गर्ल्स इज इक्वल टू टोटल इनिशियल स्टूडेंट्स। तो ये हो गया 5x इज इक्वल्स टू 630, देन x इज इक्वल टू 630/5। 126, x का वैल्यू आ गया 126। तो बॉयज हो गया 3x यानी 3 इंटू 126 यानी कि 378, और गर्ल्स हो गई 2x 2 इंटू 126 यानी कि 252। तो यहाँ से गर्ल्स और बॉयज का नंबर मिल गया। अब क्या बोल रहा है कि कुछ टोटल कितने स्टूडेंट्स आए? 90 स्टूडेंट्स। तो 90 स्टूडेंट्स के आने की वजह से टोटल न्यू स्टूडेंट्स कितने हो गए? टोटल न्यू स्टूडेंट्स हो गए 630 प्लस 90 यानी कि 720। तो बॉयज और गर्ल्स 378 और 252 थे, लेकिन अब 90 स्टूडेंट्स आ गए तो उन 90 स्टूडेंट में कुछ बॉयज आए होंगे और कुछ गर्ल्स, तो वो सारे 378 और 252 में ऐड हो जाएंगे रेस्पेक्टिवली। इस वजह से वो रेशियो बदल के 7:5 हो गया।
तो हम लोग मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज एंड गर्ल्स, क्योंकि बॉयज पहले दिया था, बॉयज एंड गर्ल्स नाउ बी, कितना मान लेंगे 7x और 5x भी मान सकते हैं, नहीं तो 7y और 5y मान लो, ये तो एक वेरिएबल है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ ऊपर वाला पोर्शन, इतना आप लोग नोट डाउन कर लो। अब आप ध्यान दो कि स्टूडेंट्स बढ़ के कितने हो गए 720, और बॉयज है 7y, गर्ल्स है 5y, मिलके हो गया 720। तो यहाँ आया 12y इक्वल 720, तो y का वैल्यू कितना आया, y का वैल्यू आया 60। तो अब बॉयज हो गए 7y यानी कि 420, और गर्ल्स हो जाएंगी 5y यानी कि 300। बट हम लोगों को काम क्या है कि कितने न्यू बॉयज आए, तो टोटल इनिशियली बॉयज कितने थे, आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने अभी निकाला था, टोटल इनिशियल बॉयज थे 378, और अभी बढ़ने के बाद बॉयज है 420। तो न्यूली एडमिटेड बॉयज कितने हुए, न्यूली एडमिटेड बॉयज हो गए, अभी हो गए हैं 420 टोटल बॉयज, पहले थे 378, तो दोनों को माइनस कर दो, माइनस करके जितना आता है उतना ही बॉयज ने एडमिशन लिया, तो 42 बॉयज। ठीक है, बहुत ही सिंपल सम था। तो अब हम लोग मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। इसमें क्या बोला है, व्हाट क्वांटिटी मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द टर्म ऑफ द रेशियो 9:17 टू मेक इट इक्वल टू 1:3। तो ये बहुत सिंपल सा सम है कि एक रेशियो है 9:17, अब इन दोनों रेशियो के जो टर्म्स है यानी 9 और 17, इनमें से कुछ नंबर को माइनस किया गया ताकि नया रेशियो 1:3 बन गया। तो लेट द नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड बी x, लेट द क्वांटिटी बी x। तो 9 से भी x माइनस हुआ और 17 से भी x माइनस हुआ, तो नया रेशियो 1/3 बन गया। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, 27 माइनस 3x इक्वल 17 माइनस x, send it this side means 10, and 2x goes that side 3x, so 3x minus x means 2x, so we can say that x is equal to 10/2 यानी कि 5, means 5 need to be subtracted from 9 and 17, then the ratio will become 9:17. 9 minus 5, 17 minus 5, you can check it, it's 4 and 12, ratio will be 1/3. Yes. Now moving forward to question number 12. The question says the monthly pocket money of Ravi and Sanjeev are in the ratio 5:7. Means दो जन है रवि और संजीव, उनका जो पॉकेट मनी है, उनको जो पैसे मिलते हैं, एक्चुअल पैसे कितने मिलते हैं हमें नहीं पता, उस जो पैसे मिलते हैं दोनों को उसका रेशियो है 5:7, और उन लोगों का जो खर्चा होता है उसका भी हमें एक्चुअल खर्चा क्या है, एक्चुअल एक्सपेंडिचर क्या है वो नहीं पता, उस खर्चे का रेशियो पता है 3:5। ठीक है, बट दोनों ही मंथ एंड में ₹80 सेव करते हैं, और ₹80 एक्चुअल क्वांटिटी है, ये कोई रेशियो नहीं है। मीन्स रवि भी ₹80 सेव करता है, संजीव भी ₹80 सेव करता है। तो हम लोग इसे कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हम लोग को पता ही नहीं कि रवि और संजीव एक्चुअल में कितना पॉकेट मनी लेते हैं, बट हमें उनका रेशियो पता है, और रेशियो किसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके एक्चुअल क्वांटिटी निकाला जा सकता है। तो मानते हैं कि लेट द एक्चुअल पॉकेट मनी ऑफ रवि को मैं R लिख दे रहा हूं, संजीव को S, रवि एंड संजीव भी 5x एंड 7x। तो अब बोलो क्या रेशियो तो 5:7 है, पर एक्चुअल पॉकेट मनी 5x और 7x है, जहाँ पे x वो नंबर है जिससे पक्का मेरा एक्चुअल पॉकेट मनी कट के ही रेशियो 5:7 आया होगा। इसलिए मैंने वापस से रेशियो में x को मल्टीप्लाई कर दिया ताकि मेरा एक्चुअल क्वांटिटी आ जाए। आई होप ये पहले भी मैंने डिस्कस किया तो आप समझ रहे हो। अब मैं अगर एक्सपेंडिचर निकालना चाहूँ रवि का, तो रवि का एक्सपेंडिचर कितना होगा 5x माइनस 80। अब मैंने 80 को 5x से कैसे माइनस कर दिया, क्योंकि 5x भी मेरा एक्चुअल क्वांटिटी था, 5 से 80 को माइनस नहीं किया जा सकता था, पर क्योंकि 5 रेशियो था, पर 5x एक्चुअल क्वांटिटी है, तो एक्चुअल इनकम से
मैंने सेविंग को माइनस कर दिया तो एक्सपेंडिचर निकल गया। ये एक्सपेंडिचर निकला था रवि के केस का। वैसे ही हम लोग एक्सपेंडिचर निकालेंगे संजीव के केस का, जो कि होगा 7x माइनस 80। तो ये हो गया संजीव के केस का एक्सपेंडिचर। तो रवि का एक्सपेंडिचर और संजीव का एक्सपेंडिचर हमें पता चल गया। तो चलो एक्सपेंडिचर का रेशियो निकालते हैं। ये जो निकला है 5x माइनस 80 और ये जो निकला है 7x माइनस 80, ये उन लोगों का एक्चुअल एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर का रेशियो नहीं है। ये दोनों का एक्चुअल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि मैंने एक्चुअल पॉकेट मनी से एक्चुअल सेविंग को माइनस करके निकाला है ना। हाँ, पर अब अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें तो उनका हम लोग क्या निकाल सकते हैं, रेशियो निकाल सकते हैं। और वही रेशियो तो यहाँ 3:5 दिया है, क्योंकि देखो देयर एक्सपेंडिचर रेशियो इज 3:5। तो मैंने एक्चुअल एक्सपेंडिचर निकाला, भले ही वो x के टर्म्स में निकला, उसका रेशियो किया और वो रेशियो यहाँ दिया है, तो चलो उसी को इक्वल कर देते हैं, क्योंकि ये भी 3:5 ही है किसी फॉर्म में, ये भी 3/5 है। तो अब ये उधर गया, तो 25x माइनस 400 इज इक्वल टू 21x माइनस 240। ये इधर आके 4x बन गया, ये उधर जाके 400 प्लस में हो गया, ये माइनस 240। तो 4x इक्वल्स 400 माइनस 240 कितना होगा, 0, 6, 160। सो x विल बी 40। अब हमारा एक्चुअल मंथली पॉकेट मनी पूछा था, तो रवि के केस में जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कितना होगा, 5 × 40 200, और संजीव के केस में क्या होगा, 7 × 40 280। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत ज़रूरी है। फिर भी किसी को दिक्कत है कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइए। मैंने अपना पूरा एफर्ट दिया है कॉन्सेप्ट्स को समझाने में। ये हो सकता है कि आप कुछ बात को स्किप कर गए हो, इसलिए आपको अगर कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो आप प्लीज़ वापस जाइए, जो पॉइंट समझने में डिफ़िकल्टी हो रही है उसको बार बार रिवाइंड करके देखिए, बट कॉन्सेप्ट्स आपको ज़रूर समझ में आएगी, क्योंकि बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म में मैंने बताया। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 को समझने से पहले थोड़ा सा हम लोग टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट जानेंगे कि ऐसा, क्योंकि इसे सॉल्व करते समय हम लोग कुछ स्टेप्स लेंगे, फिर लोगों के मन में क्वेश्चन आएगा कि ऐसा क्यों किया, इसीलिए मैं थोड़ा सा टाइम एंड वर्क भी बता रहा हूँ, बिल्कुल माइनर सा। तो क्वेश्चन नंबर 13 पहले बात तो है क्या, क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है कि वर्क डन बाय x माइनस 2 men इन 4x + 1 days। ये लोग थोड़ा वेरिएबल ले लेते हैं तो क्वेश्चन देख के कंफ्यूजिंग लगता है, तो जब भी कंफ्यूजिंग लगे क्वेश्चन देख के तो सिंपल कुछ नंबर मान लो, जैसे कि समझ लो कुछ ऐसा क्वेश्चन है कि वर्क डन बाय 5 men इन 10 days, ऐसा कुछ है, ठीक है। एंड द वर्क डन बाय 4x + 1 men इन 2x - 3 days दिया है और दोनों के बीच का रेशियो दिया है। मतलब कि मैं इस क्वेश्चन को पहले सिंपल बना के बताता हूँ, फिर इसमें जानेंगे। तो मान लो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया है कि वर्क डन को WD लिख रहा हूँ, वर्क डन बाय 5 men इन 10 days एंड वर्क डन बाय 10 men इन 8 days। समझ लो उसके बीच का रेशियो दिया हुआ है हम लोगों को, जैसे यहाँ पे, तो हम लोगों को असली में वैल्यू यहाँ पे निकालना है, ये x का वैल्यू। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया है कि 5 इंसान 10 दिन में जो काम करता है और 10 इंसान 8 डेज में जो काम करता है, उस काम के बीच का रेशियो दिया हुआ है। 5 इंसान 10 दिन में जितना काम कर लेगा उस काम को, और 10 आदमी 8 दिन में जितना काम कर लेगा उस काम का, इन दोनों काम का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। पर बिकॉज यहाँ पे 5 men और 10 days और 10 men और 8 days ऐसा नंबर यूज ना करके उसी men का नंबर को x - 2 लिखा गया है, डेज का नंबर को 4x + 1 लिखा गया है, और यहाँ पे दूसरे केस में भी men के नंबर को 4x + 1 लिखा गया है और नंबर ऑफ डेज को 2x - 3 लिखा गया है। तो अब एक चीज देखो, men दिया हो और डेज दिया हो तो वर्क कैसे निकालते हैं। तो एक एग्जांपल पकड़ो, मान लो एक मैन एक दिन में एक पेन बनाने का काम करता है, कुछ भी काम करता है ना, समझ लो एक पेन बनाने का काम करता है। तो 5 men 1 डे में कितना पेन बनाएंगे, 1 man अगर 1 पेन बना रहा है तो 5 men 1 डे में 5 पेन बनाएगा, है ना। तो वो 10 डे में कितना पेन बनाएगा, 5 × 10 50। मीन्स हम लोग कर क्या रहे हैं, नंबर ऑफ मैन जो था उसको उसका वर्क से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि वर्क एक मैन का वर्क था 1 पेन, बट 5 मैन आते ही वो वर्क हो गया 5 पेन, यानी नंबर ऑफ मैन मल्टीप्लाई करना पड़ा।
उसी तरह से एक दिन में अगर एक मैन काम करता तो एक ही पेन बनाता, पर अगर वो 10 दिन काम कर रहा है तो कितना पेन बनाएगा? 10 पेन बनाएगा। यानी डे को भी हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, यानी जो वर्क है वो नंबर ऑफ मैन से भी इफेक्ट हुआ और जो वर्क है वो नंबर ऑफ डेज से भी इफेक्ट हुआ। यानी टोटल वर्क निकालने के लिए हम लोग को मैन और वर्क को, मैन को और डेज को तो मल्टीप्लाई करना ही होगा, है ना, क्योंकि 1 मैन अगर 1 डे में 1 पेन बनाता है तो 5 मैन 1 डे में 5 पेन बना देता है। यानी अगर नंबर ऑफ मैन है तो वो मल्टीप्लाई होते, जितने मैन होंगे वर्क उतना टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसी तरह से अगर 1 डे में वो कुछ काम करता है तो ज़्यादा दिन में उतना टाइम्स काम करेगा, तो डे को भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है वर्क निकालने के लिए। तो यानी कि एक तरह से टोटल वर्क निकालने के लिए हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि एक मैन एक दिन में एक पेन बनाता है तो 5 दिन में एक मैन एक दिन में एक पेन बनाता है तो 5 मैन एक दिन में 5 पेन बनाएगा, तो वही 5 मैन 10 दिन में 50 पेन बनाएगा। यानी वर्क असल में नंबर ऑफ मैन इनटू नंबर ऑफ डेज हुआ ना, यानी 50 हुआ। उसी केस में दूसरा में भी बोल सकते हैं, अगर 10 मैन एक दिन में 10 पेन बनाएगा तो 8 दिन में 80 पेन बनाएगा, और ये दोनों नंबर का हम लोग रेशियो निकाल सकते हैं। तो वही चीज को अब इस सम में अप्लाई करते हैं कि अगर हम लोग फर्स्ट केस में जब वर्क डन बाय फर्स्ट केस में जब मैन है x माइनस 2 और डेज है 4x प्लस 1, तो वर्क कितना हो गया? वर्क हो गया नंबर ऑफ मैन इंटू नंबर ऑफ डेज, क्योंकि मैन का जो वर्क होता है वो नंबर ऑफ मैन और नंबर ऑफ डेज दोनों से मल्टीप्लाई होकर इफेक्ट होता है। सिमिलरली सेकेंड केस में, ये था फर्स्ट, सेकेंड केस में मैन है 4x प्लस 1 और डेज है 2x माइनस 3, तो वर्क कितना हो गया? सेकेंड केस में वर्क हो गया 4x प्लस 1 और 2x माइनस 3। तो ये था फर्स्ट केस में वर्क, ये था सेकेंड केस में वर्क, ठीक है, दोनों ही वर्क है, फर्स्ट केस में मैन का और सेकेंड केस में मैन का। और ये वर्क का ही रेशियो निकालते हैं, तो अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो हमारा वर्क है x माइनस 2 इंटू 4x प्लस 1 और दूसरा वाला वर्क है 4x प्लस 1 और 2x माइनस 3, और वही जो दो रेशियो निकाल रहे हैं वही यहाँ पे 3/8 दिया है। तो ये 4x प्लस 1 4x प्लस 1 खत्म हो गया, तो यहाँ बचा x माइनस 2 बाई 2x माइनस 3। चलो अब इसको थोड़ा ऊपर वाला इरेज कर देता हूँ। तो यहाँ पे बचा x माइनस 2 बाई 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 3/8। ये 8 को उधर भेजा तो 8x माइनस 16 इज इक्वल टू 6x माइनस 18। ये इधर आ गया तो 2x, ये उधर चला गया, इधर हुआ ये 16, सॉरी यहाँ 9 हो, ठीक है। तो ये इधर आ गया तो 8x का इस तरफ 6x आ गया तो 2x, और ये 16 उधर चला गया तो हो गया 7, तो x हो गया 7/2 यानी 3.5। ये हो गया x का वैल्यू। तो अब क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। एंड सॉरी फॉर द हैंड राइटिंग बिकॉज आई हैव ट्राइड अ लॉट बट नेवर इम्प्रूव्ड। तो क्वेश्चन नंबर 14, द बस फेयर बिटवीन द टू सिटीज इज इंक्रीज्ड इन द रेशियो 7:9। फाइंड द इंक्रीज इन द फेयर इफ द ओरिजिनल फेयर इज 245। मतलब पहले हम लोग मान लो बस से ट्रैवल करते थे, तो हमें से एग्जाम्पल कंसिडर करना चाहिए। तो फेयर था 10 रुपया और अब हम लोग जा रहे हैं तो उसने बस के भाड़ा को बढ़ा के, फेयर को बढ़ा के 15 रुपया कर दिया। तो 10:15 का रेशियो कितना होगा? 2:3। तो वही बोल रहा है कि ओरिजिनल बस फेयर और इंक्रीज्ड बस फेयर के बीच का रेशियो है 2:3, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है कि इंक्रीज इन द फेयर निकालो, मतलब कितना भाड़ा बढ़ा है वो बढ़ा हुआ दाम निकालो अगर ओरिजिनल फेयर 245 था, ठीक है। तो ये तो समझ गए कि हम लोग को दिया हुआ क्या है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है ओरिजिनल फेयर और इंक्रीज्ड फेयर के बीच का रेशियो, मतलब जैसे पहले 10 रुपया भाड़ा था अब 15 रुपये हो गया, तो दोनों के बीच का रेशियो कितना है? 2:3, वही क्वेश्चन में दिया है। तो चलो, तो अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन the bus fare between two cities is increased in the ratio 7:9 and original fare is 245। तो how much is the increase, मतलब कितना रुपीस बस का फेयर बढ़ा। जैसे कि पहले 10 से 15 हुआ तो कितना बढ़ा? 5 बढ़ा ना,
वैसे इस क्वेश्चन में कितना बढ़ा, तो मान लेते हैं लेट द इंक्रीज इन फेयर बी रुपीज एक्स, ठीक है। तो ओरिजिनल फेयर कितना था 245, इसको OF लिख दे रहा हूँ, ओरिजिनल फेयर 245, और इंक्रीज्ड फेयर मतलब बढ़ने के बाद जो दाम था, बढ़ने के बाद जो फेयर था, भाड़ा था, वो कितना हो गया, तो 245 तो था पहले से ही, और x रुपया और बढ़ गया, तो इतना हो गया। और ये ओरिजिनल और इंक्रीज्ड के बीच का रेशियो ही तो दिया है 7:9, तो दोनों का रेशियो निकाल दो, ओरिजिनल बाय इंक्रीज्ड इज इक्वल टू 7/9, इसको उधर भेजो, तो ये हो गया 245 इंटू 9, मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं, इसको उधर भेजो, 245 इंटू 7 और प्लस 7x। अब इसको इस तरफ ले आओ, तो 245 इंटू 9 माइनस 245 इंटू 7, तो इस तरफ हुआ 7x, ठीक है। चलो ऊपर का थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, इतना दूर नोट डाउन कर लो। यहाँ पे है 245 इंटू 9 माइनस 245 इंटू 7, तो एक तरह से 245 कॉमन ले लो, तो 9 माइनस 7 इक्वल्स 7x, तो 245 इंटू 2 इक्वल्स टू 7x। x को निकालने के लिए 7 उधर चला जाएगा, तो x इज इक्वल टू 245 इंटू 2 बाई 7, 7 3 जा 7 5 जा, तो आया x का वैल्यू 70, और x था क्या, x था मेरा इंक्रीज इन फेयर, यानी कितना रुपए भाड़ा हुआ, मतलब बढ़ा, तो पहले 245 था, अब 70 रुपीज बढ़ गया, तो ये बढ़ा हुआ दाम हमें निकालना था। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14 पार्ट 1। अब हम देखेंगे पार्ट 2। तो 14 पार्ट 2 में क्या बोलता है, 14 पार्ट 2 में बोलता है इंक्रीज्ड फेयर इज ₹207, थोड़ा सा बदल दिया कि भाड़ा बढ़ने के बाद 207 हो गया, तो इंक्रीज्ड फेयर इस बार हम लोग लिखते हैं 207, और लेट इंक्रीज इन फेयर ही निकालना है, सेकंड केस में भी कितना भाड़ा बढ़ा, यानी इंक्रीज इन फेयर निकालना है, तो इंक्रीज इन फेयर बी x रुपीज, तो ओरिजिनल फेयर कितना हो गया था हम लोग का, ओरिजिनल फेयर कितना था वो तो पता नहीं है, क्योंकि सेकंड नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है बढ़ा हुआ फेयर है 207, और कितना बढ़ा तो वो हम लोगों ने कंसीडर किया है x, तो पहले मान लो बढ़ के हो गया 15 और बढ़ा है 5 रुपया, तो असली में था 10, तो वैसे यहाँ पे बढ़ा हुआ है 207 और बढ़ा है x रुपया, तो ओरिजिनल था 207 माइनस x, तो वही ओरिजिनल इस टू इंक्रीज्ड का रेशियो है, तो 207 माइनस x बाई 207 इक्वल्स 7/9, ये उधर गया, तो 207 इंटू 9 माइनस 9x इज इक्वल टू 207 इंटू 7, ठीक है। इसको इधर ले आए, थोड़ा सा इधर ऊपर वाला सेक्शन इरेज कर देता हूँ ताकि ऊपर में ही लिखूँ तो ज़्यादा बेटर लगेगा, तो 207 इंटू 9 माइनस 207 इंटू 7 इक्वल्स 9x, तो ये हो गया 207 इंटू 2 इक्वल्स 9x, वहाँ से x का वैल्यू अगर निकाले तो 207 इंटू 2 बाय 9, तो 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, 27 इंटू 2 46 रुपीज़, मतलब 46 रुपीज़ हम लोग का बस फेयर बढ़ा सेकेंड केस में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 है कि बाय इंक्रीजिंग द कॉस्ट ऑफ एंट्री टिकट टू अ फेयर इन द रेशियो 10:13, किसी मेले में जाने का जो एंट्री टिकट का कॉस्ट है वो बढ़ा दिया गया, तो ओरिजिनली जो पहले कुछ दाम लगता था टिकट का और जो आज लगता है, वो दोनों ओरिजिनल कॉस्ट तो हम लोगों को नहीं दिया, पर पिछला कॉस्ट और जो न्यू कॉस्ट है वो उन दोनों का रेशियो दिया है, तो ओरिजिनल टू द इंक्रीज्ड का रेशियो है 10:13, और उसी तरह से जब दाम बढ़ गया तो पहले जो विजिटर जाते थे उससे कम विजिटर अब आने लगे, तो इसीलिए पिछली बार जो विजिटर जाते होंगे जब दाम कम था और जो विजिटर अब आ रहे हैं उन दोनों के बीच का रेशियो दिया है 6:5, पर अभी भी हमें ओरिजिनल विजिटर्स और अब जो विजिटर कम गए हैं, जो कम विजिटर्स आ रहे हैं, वो विजिटर्स, उन दोनों का एक्चुअल नंबर नहीं पता, उनका रेशियो पता है। तो अब पूछ रहा है कि पिछले बार जब कम दाम था और ज़्यादा विजिटर्स आते थे उस समय कितना कलेक्शन होता था,
और जो अब बढ़ा हुआ दाम है और कम विजिटर्स है, तो इस समय कितना कलेक्शन होता है, इन दोनों कलेक्शंस का रेशियो निकालो। तो कैसे करें? तो हम लोगों को जब पता ही है कि ओरिजिनल कॉस्ट कितना है और इंक्रीज कॉस्ट कितना है, तो हम लोग उनका रेशियो तो पता ही है। तो ओरिजिनल को क्या मानते हैं? लेट ओरिजिनल कॉस्ट एंड इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ टिकट बी 10x एंड 13x, जहाँ पे x क्या है? x वो क्वांटिटी है जो रेशियो में मल्टीप्लाई करते ही असली वाला क्वांटिटी आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से मान सकते हैं लेट ओरिजिनल विजिटर्स एंड डिक्रीज्ड विजिटर्स बी 6y एंड 5y। ठीक है, तो सीधा सा बात है, आप 10 रुपये का टिकट खरीदते हैं और 5 लोग आते हैं, तो 10 इंटू 5 50 रुपीज़ कलेक्शन हुआ। तो बस सीधा सा बात है, हम लोग का स्टार्टिंग में ओरिजिनल या अर्लियर कुछ भी बोल सकते हैं, अर्लियर कलेक्शन कितना हुआ? पहले मेरे पास टिकट के दाम थे 10x रुपीज़ और लोग आते थे 6y, तो 10x इंटू 6y यानी 60xy रुपया मुझे मिला। लेटर मेरा कलेक्शन हुआ, लेटर मेरे बाद में जब दाम बढ़ गया तो बढ़ के दाम हो गया 13x और लोग घट के आने लगे 5y, तो हो गया 65xy। तो ये है अर्लियर कलेक्शन, ये है लेटर कलेक्शन। अब दोनों के बीच का रेशियो निकाल दो, 60xy बाई 65xy, xy तो कटना ही था, तो इसका आ गया 12:13 रेशियो। ठीक है, तो चाहो तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हो, क्योंकि मैंने पहले ही समझाया था कि अगर हमें रेशियो ही लास्ट में निकालना है तो ओरिजिनल क्वांटिटी लेने का ज़रूरत नहीं है, हम रेशियो पे लेकर भी काम कर ही सकते हैं, क्योंकि लास्ट में रेशियो निकालना है तो जो ओरिजिनल क्वांटिटी के लिए हम लोग x और y मानते हैं वो तो कट ही जाते हैं। और अगर कॉन्सेप्ट वाइज चलना है तो ये लॉन्ग प्रोसेस ही इस्तेमाल करो, ऐसे भी हम एग्जाम पेपर में सॉल्व करना है तो ये फुल प्रोसेस ही दिखाना बेटर है, ना कि वो शॉर्टकट। ठीक है।